नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज का मेरा टॉपिक है रुधिर कणिकाएं। पिछली वीडियो में हमने रुधिर के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था रुधिर दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो तरल भाग होता है रुधिर का, एक कणिकाएं होती है, जिसमें से हमने तरल भाग को पढ़ लिया था। एक तरल भाग और एक कणिकाएं। पिछली वीडियो में हमने तरल भाग के बारे में पढ़ लिया था, यानी जो तरल भाग प्लाज्मा था उसके बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है और उसके साथ ही 7 से 8 प्रोटीन पाई जाती हैं। 7 से 8% प्रोटीन पाई जाती हैं। आज हम दूसरे रुधिर के पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, यानी रुधिर में जो तरल भाग है वो तो प्लाज्मा होता है और दूसरी रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब ये रुधिर कणिकाएं भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी उसमें तरल है, तरल भाग तो प्लाज्मा है, और संयोजी ऊतक यानी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, यानी रुधिर कणिकाएं हैं। तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। हमने पढ़ा था कि तरल भाग तो 55% पाया जाता है, यानी रुधिर में जितना भी रुधिर है उसमें ज़्यादा तरल भाग पाया जाता है और 45% रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। अब ये रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो यही है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC यानी लाल रुधिर कणिकाएं, या फिर इन्हें हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं। RBC को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट क्यों कहते हैं? इसमें जो इरिथ्रो है उसका मतलब तो होता है लाल। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल और साइट का मतलब तो होता है सेल, यानी लाल रंग की जो सेल हैं, लाल रंग की जो कोशिकाएं हैं, उन्हें हम कहते हैं RBC। ये रुधिर कणिकाओं की 99% होती हैं, यानी सबसे ज़्यादा लगभग पूरे रुधिर का 44% RBC होता है। ये जो RBC होता है इसमें एक लवक पाया जाता है जो इसे रंग प्रदान करता है। हमारा ब्लड वाइट कलर का होता है, रेड कलर का होता है, जबकि हमने पढ़ा है कि इसमें जो ज़्यादातर तरल भाग होता है वो लगभग पीला होता है। फिर भी हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। रेड कलर के क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर 44% RBC पाई जाती हैं और RBC में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन इसे लाल रंग प्रदान करता है। इसके अलावा WBC को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसमें कोई रंग नहीं होता है, ये वाइट कलर की होती है, इसलिए हम इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसमें रंग नहीं होता है, इसलिए रंगहीन होती हैं। तो रंगहीन इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम इसे वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इसमें जो ल्यूको है उसका मतलब है सफ़ेद, और साइट का मतलब तो अभी आपको पता ही है, साइट का मतलब होता है कोशिकाएं। तो जो सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं रुधिर में उन्हें हम कहते हैं WBC। इसके अलावा रुधिर में एक और रुधिर कणिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं प्लेटलेट्स, या इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट। तो ये आपको याद रखने हैं, RBC ये नाम दे दिए जाते हैं कभी भी एग्जाम में कि इरिथ्रोसाइट में कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो इरिथ्रोसाइट से आपको याद रखना है RBC। इरिथ्रो का मतलब वाइट और इरिथ्रो का मतलब रेड और साइट का मतलब कोशिकाएं, तो यानी रेड कोशिकाएं। तो रेड ब्लड सेल्स याद रखना है। तो ये इनके जो नाम है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ये आपको याद रखने हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? केवल हमने पढ़ा है कि रुधिर के 2 पार्ट होते हैं। एक तो तरल भाग होता है प्लाज्मा, जिसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि प्लाज्मा का निर्माण कहाँ से होता है? आहर नाल से होता है, और ये पीलापन लिए हुए होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी वो वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा पार्ट होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इन्हें हम इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसमें से जो RBC है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर कुल रक्त की बात करें तो 44%, और रुधिर कणिकाएं की बात करें यानी 45% में से बात करें तो इसमें 99% RBC होती हैं। और RBC में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, प्रोटीन। इसके कारण इसे लाल रंग प्रदान होता है। ये जो RBC होती है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसके कारण इसका आकार कुछ ऐसा होता है।
हम यहाँ तिरछे तरीके से देख रहे हैं। अगर ऊपर से देखें तो ये गोल होगी, लेकिन यहाँ पर हम इसे अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं। अनुप्रस्थ काट में क्या होता है, ये गोल तो होती है लेकिन ऊपर से थोड़ी दबी हुई होती है और नीचे से थोड़ी दबी हुई होती है। जैसे ये ऊपर से थोड़ी दबी हुई है, ये नीचे से थोड़ी दबी हुई है। अगर हम इसे ऊपर से देखें तो ये गोल होगी। इसके अलावा जो WBC होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है, वो गोल होती है, इसका कलर वाइट होता है। और जो प्लेटलेट्स होती है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, नहीं सॉरी, एक जब आप ये इस आगे वीडियो में पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में तो हम पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स का निर्माण मेगा सेल्स से होता है, यानी जो बोन मैरो से बनती हैं। ये रुधिर कणिकाएं बोन मैरो में तो बनती हैं, तो जहाँ पर ये जो रेड बोन मैरो होता है वहाँ पर मेगा सेल्स बनती हैं। वो मेगा सेल्स बहुत बड़ी होती हैं और उन मेगा सेल्स का विघटन होता है, यानी वो मेगा सेल्स ब्लास्ट हो जाती हैं जिससे छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं। इन्हें हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो RBC में आपको याद रखना है केंद्रक नहीं पाया जाता है, WBC में केंद्रक पाया जाता है। और ये जो प्लेटलेट्स होती हैं इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है क्योंकि ये मेगा सेल्स के विघटन से बनी हुई है। मेगा सेल एक बड़ी सेल है। अब इसके ब्लास्ट से छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाएंगी जिन्हें हम कहते हैं प्लेटलेट्स। ये थोड़ी ठीक ठीक मात्रा में पाई जाती है, जबकि RBC होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। जैसे हम इसके आयतन की बात करें तो हम ले लेते हैं क्यूब, 1 mm इधर, 1 mm इधर, 1 mm इधर, 1 mm इधर, इस प्रकार का एक क्यूब ले लेते हैं 1 mm का। अगर इसमें हम ब्लड डालते हैं, हमारा ब्लड डालते हैं, लगभग 1 बूंद भी नहीं होगी इसमें, अगर हम इसे डालते हैं तो RBC की संख्या इसमें होगी 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। यानी 1 mm क्यूब में जब हम रक्त डालते हैं तो उसमें 5 से 5 मिलियन RBC होती हैं, जबकि WBC बहुत कम होती हैं। WBC केवल 6000 से 7000 तक होती हैं। यानी यदि हम 1 mm का क्यूब लें और उसमें रक्त डालें तो उसमें WBC की संख्या होगी वो 6000 से 7000 होगी। लेकिन जो प्लेटलेट्स हैं उनकी मात्रा ठीक ठाक है, 1.5 से 3.5 लाख तक पर mm क्यूब। यानी 1 mm में 1 mm हमने क्यूब लिया है, उसमें 5 से 5.5 मिलियन तो RBC होंगी, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में RBC होंगी। और जो प्लेटलेट्स हैं वो ठीक ठाक मात्रा में होंगी, लेकिन जो WBC हैं वो केवल 6000 से 7000 होंगी पर mm क्यूब। रुधिर कणिकाओं में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं RBC के बारे में। हमें पता है कि रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, रेड बोन मैरो में। जैसे हम यहाँ पर रेड बोन मैरो ले रहे हैं, यानी घर ले रहे हैं जहाँ से इसका निर्माण होता है RBC का। ये जो रेड बोन मैरो होती है इसे हमने घर से दर्शा दिया। इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें विभाजन का गुण होता है। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें विभाजन का गुण है, इसे हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं। इनमें विभाजन का गुण है, यानी ये अर्धसूत्री विभाजन करती हैं बार बार, यानी एक कोशिकाओं से 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। ये 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। इसमें ये जो 2 कोशिकाएं बनी हैं इनमें से एक में तो स्टेम सेल का गुण होता है और एक बना लेती है जो हमें रुधिर कणिकाएं बनानी है वो बना लेती है, यानी इनकी संख्या फिक्स होती है। जैसे रुधिर, ये जो स्टेम सेल्स हैं ये 3 है, यहाँ पर केवल स्टेम सेल 3 है। हम 3 का ही उदाहरण ले लेते हैं। तो जब ये अर्धसूत्री विभाजन करेंगी तो ये 6 कोशिकाओं का निर्माण करेंगी, जिसमें से 3 तो स्टेम सेल्स होंगी और 3 रुधिर कणिकाएं होंगी। यानी 3 स्टेम सेल्स थी, जब अर्धसूत्री विभाजन करेंगी तो उनमें 3 जो स्टेम सेल्स हैं वो बची रह जाएंगे। यानी जो रेड बोन मैरो होता है उसमें स्टेम सेल्स की संख्या फिक्स होती है, वो कभी कम या ज़्यादा नहीं होती हैं, जितनी हैं उतनी ही रहेंगी और जो रुधिर कणिकाएं हैं उनका निर्माण करती रहेंगी। अब ये जो स्टेम सेल बनी है ये वापस से इसी का कार्य करने लग जाएगी। यानी एक स्टेम सेल से 2 कोशिकाएं बनी, एक तो वापस से स्टेम सेल बन गई, वो वापस से अर्धसूत्री विभाजन करेगी और वापस से इसी प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। यानी ये कोशिका बन गई 2, जिसमें से एक तो स्टेम सेल है
और दूसरी रुधिर कणिकाओं के निर्माण में सहायक होती है। इस प्रकार ये जो स्टेम सेल होती है इसमें विशेष गुण होता है कि ये अपनी संख्या फिक्स रहती है, 3 है तो 3 ही रहेंगी, बाकी के जो रुधिर कणिकाएं में सहायक हैं उनकी कोशिकाओं का निर्माण करती रहेंगी, लेकिन अपनी संख्या फिक्स रखेंगी। इस प्रकार की सेल्स को हम कहते हैं प्लूरीपोर्टल। इसे हम याद नहीं रखना है, बस नाम बता दिया आपको। ये स्टेम सेल्स 2 कोशिकाओं में विभाजित होंगी, एक तो वापस से स्टेम सेल बना लेगी और एक बना लेगी आगे जाकर रुधिर कणिकाएं। जैसे हम यहाँ पर आरबीसी की बात कर रहे हैं तो आरबीसी की बात कर लेते हैं कि आरबीसी का निर्माण कैसे होता है। अब ये जो कोशिका है यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? यहाँ पर यकृत से आता है इरिथ्रोप्रोटीन, थोड़े अलग कलर से दर्शा देते हैं इसे। यहाँ पर आएगा इरिथ्रोप्रोटीन, ये कहाँ से आएगा? यकृत से आएगा इरिथ्रोप्रोटीन, और ये इस पर रिएक्ट करेगा। इसके साथ ही इसमें B12 और B6 हैं वो भी इस पर रिएक्ट करेंगी, और ये जो सेल बनी है स्टेम सेल से ये बदल जाएगी इरिथ्रोब्लास्ट में। जैसे ये बदल गई इरिथ्रोब्लास्ट में। अब इरिथ्रोब्लास्ट में पाया जाता है केंद्रक। तो अभी तक हमने क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये जो आरबीसी होती हैं इनका निर्माण हमने पढ़ लिया पहले ही कि कहाँ पर होता है, रेड बोन मैरो में। तो यहाँ पर रेड बोन मैरो को हमने घर से दर्शा दिया। रेड बोन मैरो में स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन करती रहती हैं। जैसे एक स्टेम सेल है तो वो 2 कोशिकाओं में बदल जाएगी, उसमें से एक में तो स्टेम सेल के समान ही गुण होगा, यानी वो आगे जाकर फिर से विभाजन करेगी। तो इसमें आपने ध्यान दिया हो कि एक स्टेम सेल है उससे 2 बनी, जिसमें से एक तो स्टेम सेल ही रहती है और एक आगे जाकर आरबीसी का निर्माण कर लेती है। यानी इसमें स्टेम सेल की संख्या फिक्स होती है। जैसे यहाँ पर 3 स्टेम सेल है, अगर ये तीनों अर्धसूत्री विभाजन करेंगी तो 3 स्टेम सेल्स बना लेंगी और 3 आरबीसी के निर्माण में सहायक होंगी। तो ये समझ में आ गया अभी तक। अब ये जो एक कोशिका बनी है यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, यहाँ से ये जो लीवर होता है ये इसमें डालता है इरिथ्रोप्रोटीन, और B12 और B6 यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बता दिया था कि यदि B12 और B6 हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे अंदर आरबीसी की कमी होगी। आरबीसी की कमी क्यों होगी? क्योंकि जब तक B12 और B6 नहीं पाए जाएंगे तब तक आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, और जो पुरानी आरबीसी हैं उनका विघटन लगातार चलता रहता है, जिससे नई आरबीसी नहीं बनती है और आरबीसी का जो संख्या है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पर जो इरिथ्रोप्रोटीन और B12 B6 हैं ये रिएक्ट करती हैं और बना लेती हैं इरिथ्रोब्लास्ट। ये इरिथ्रोब्लास्ट है। अब इरिथ्रोब्लास्ट में केंद्रक पाया जाता है, जबकि हमें पता है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब ये जो इरिथ्रोब्लास्ट हैं इनसे केंद्रक निकलेगा। यहाँ पर जब रिएक्शन होगी और ये इरिथ्रोब्लास्ट बनेगा तो उसके दौरान ही यहाँ से ये केंद्रक है ये बाहर निकल जाएगा। जैसे ये इरिथ्रोब्लास्ट है। अब यहाँ से जब केंद्रक निकलेगा तो इसके अंदर प्रेशर बनेगा, यानी यहाँ से खाली स्पेस हो गया और आरबीसी फुल होना चाहती है, तो यहाँ से और यहाँ से तो इसका आकार सेम रहेगा, यहाँ से और यहाँ से, और बीच में से इसके बीच में कम हो गया तो ये कुछ इस तरह की आरबीसी बन जाएगी, बीच में से सिकुड़ी हुई। तो इस प्रकार की आरबीसी बन जाती है और ये चली जाती है ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स में, यानी रक्त वाहिनी में। आरबीसी से रिलेटेड एक और बात है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसके साथ ही इसमें माइटोकॉन्ड्रियम नहीं पाया जाता है। कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी ब्लड सेल्स है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा आरबीसी। आरबीसी में क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसके कारण यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि आरबीसी में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। तो अब ये आरबीसी नई बनी है, नया निर्माण हुआ है इसका। ये पूरे रुधिर का 44% होती है, लगभग 44% होती हैं, और इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें से जो हीम है, हीमोग्लोबिन, एक बार अलग पेन से कर लेते हैं, इसके ऊपर पाई जाती है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ये तो कलर नहीं दिखेगा, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन है।
अब ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, इसमें से जो ग्लोबिन है वो तो प्रोटीन है एक प्रकार की, और इसमें जो हीम वर्ण है, हीम समूह है, ये 4 आयरन समूह से मिलकर बना होता है। यानी जो 4 आयरन समूह हैं और 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, वो आपस में जब जुड़ जाती हैं तो वो बना लेती है हीमोग्लोबिन, और वो चली जाती है आरबीसी पर। इसीलिए तो कहते हैं कि आरबीसी में क्या पाया जाता है, आयरन तत्व पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है। लौह तत्व क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में 4 आयरन समूह होते हैं। यानी जो आरबीसी है उस पर क्या होता है, लौह तत्व पाया जाता है। तो अब इनका निर्माण हो जाता है आरबीसी का। अब ये आरबीसी क्या करती हैं, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करती हैं, क्योंकि इसके ऊपर हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करता है, और ये पूरे शरीर में घूमती रहती हैं। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अभी समझा देते हैं कि इसमें जीवन काल 120 दिन क्यों होता है। अब यहाँ पर तो बन गई ये आरबीसी। अब ये ब्लड वेसल्स आगे जाएंगी, यानी ये क्या बन गई, धमनी बन गई अभी तो धमनी जब आगे जाएगी तो ये बदल जाती है केशिकाओं में, और केशिकाएं बहुत पतली पतली होती हैं, क्योंकि वहाँ से पदार्थों का आवागमन होता है। तो ये बना ली हमने कैपिलरीज, यानी केशिकाएं जो शिराओं से जुड़ती हैं। अब ये बहुत पतली पतली होती हैं, जबकि आरबीसी बहुत बड़ी होती है इनकी तुलना में। तो यहाँ से जो जब आरबीसी निकलेगी तो बहुत फंस के जाएगी इसमें से, यानी इसकी जो कोशिका भित्ति है वो डैमेज होती है धीरे धीरे। जब ये कैपिलरी से निकलेगी तो इसकी चोट लगती जाएगी, इसकी जो कोशिका भित्ति है वो थोड़ी थोड़ी घसती जाएगी। यानी जब हर बार ये आरबीसी किसी ना किसी ऑर्गन्स में निकलेगी तो उसकी कोशिका भित्ति खत्म होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी। यानी जो आरबीसी है वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, डैमेज होती जा रही है, और 120 दिन में, टोटल 120 दिन में ये इतनी घस जाती है कि ये फट जाती है। यानी इनमें होता क्या है, आरबीसी का निर्माण होता है। अब आरबीसी जो है वो केशिकाओं से निकलती है, शिराओं में प्रवेश करती है, फिर वापस से हृदय में, फिर धमनी में, फिर केशिकाओं में। तो जो केशिकाओं में निकलती हैं तो केशिकाएं जो हैं वो बहुत पतली पतली होती है, क्योंकि वहाँ से पदार्थों का आवागमन होता है। तो वो इतनी पतली होती हैं कि वो आरबीसी उसमें से फंस कर निकलती हैं। अब जब धीरे धीरे फंसेंगी तो उनके कभी यहाँ से चोट लगेगी, कभी यहाँ से, तो वो धीरे धीरे डैमेज होती जाती हैं, और टोटल 120 दिन में इतनी डैमेज हो जाती हैं कि उनकी कोशिका भित्ति फट जाती है। कोशिका भित्ति ऐसे नहीं फटती है। अब ये जो कैपिलरीज होती हैं ये क्या करती हैं, बहुत पतली पतली होती है, वो डैमेज करती रहती हैं। और हमें पता है कि रक्त प्रत्येक ऑर्गन में जाता है, जितने भी अंग हैं हमारे शरीर में उतने में प्रभाव होता है। यानी प्लीहा में भी प्रभाव होगा, हमारे अंग प्लीहा एक, ये हमने प्लीहा बना लिया, तो प्लीहा में से भी निकलती रहती हैं। जैसे ये आरबीसी बनी, यहाँ से ऑर्गन्स में निकली, अब ये पूरे शरीर में जब जाएंगी तो प्लीहा में से भी होकर गुजरेंगी। लेकिन 120 दिन बाद जब ये प्लीहा से निकलेंगी तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो बहुत डैमेज हो चुकी होगी। जैसे यहाँ से इसके अंदर भी केशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये इतनी पतली होती है इसकी केशिकाएं कि यहाँ से आरबीसी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। जैसे यहाँ से निकली, अब 120 दिन इसका जीवन काल होता है। यहाँ से निकली, इसके अंदर से, इस प्रकार इसमें 119 दिन तक प्रभाव हुआ। लेकिन 119 दिन बाद इसकी जो कोशिका भित्ति है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है। अब यहाँ से निकली और थोड़ी सी ज़्यादा डैमेज हो गई। अब जब प्लीहा से निकलेगी तो प्लीहा की जो कोशिकाएं होती हैं वो और भी पतली होती हैं। अब 120 दिन बाद इसकी कोशिकाएं तो वैसे ही डैमेज हो रही हैं, और जब प्लीहा की कोशिकाओं से निकलेंगी तो यहाँ पर ये फट जाती है। यानी आरबीसी का जो जीवन काल है वो खत्म हो जाता है। आरबीसी का जीवन काल कहाँ खत्म होता है, प्लीहा में होता है। इसीलिए प्लीहा को हम आरबीसी का शमशान कहते हैं। आरबीसी का शमशान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी केशिकाएं बहुत पतली होती हैं, और 120 दिन बाद ये जो आरबीसी हैं ये प्लीहा में खुद ही नष्ट हो जाती है। खुद ही नष्ट क्यों होती है, क्योंकि इसकी केशिकाएं पतली हैं, और जब घर्षण ज़्यादा होगा तो आरबीसी फट जाएगी। यानी आरबीसी का शमशान घाट कहा जाता है इसे।
तो ये आपको समझ में आ गया कि प्लीहा का क्या कार्य होता है। प्लीहा का कार्य होता है ये आरबीसी का दहन करती है, यानी आरबीसी जब नष्ट हो जाती है तो ये स्टोर कर लेती है। इसके अलावा प्लीहा का एक और कार्य है कि एक तो ये आरबीसी को खत्म करती हैं और दूसरा ये आरबीसी को संग्रहित भी रखती हैं। यहाँ पर आरबीसी को स्टोर करके रखती हैं। जब हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे बीमार हो गए या फिर एक्सीडेंट हो गया हमारा, तो उस समय ये जो प्लीहा है ये स्टोर जो आरबीसी है उनको निकालना शुरू कर देती है। यानी प्लीहा क्या करती है, आरबीसी को स्टोर भी करती है और उसके साथ ही आरबीसी को ख़त्म भी करती है। अब यहाँ पर जब प्लीहा में आरबीसी का दहन होता है यानी आरबीसी नष्ट होती है, तो यहाँ पर जब आरबीसी कोशिका भित्ति फटती है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। तो अब हीमोग्लोबिन को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो प्लीहा है ये रक्त को लेकर जाता है यकृत में। जैसा कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था पोर्टल सिस्टम। अगर आपको याद हो, पोर्टल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ग्लूकोज यानी छोटी आंत ग्लूकोज का अवशोषण करती है और उसके बाद में जो हमारा शरीर है वो ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है। यानी जो छोटी आंत से जो रक्त आ रहा है वो कहाँ पर चला जाता है, यकृत में चला जाता है और यकृत वहाँ पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। यानी जो अशुद्ध रुधिर है वो सीधा हृदय में नहीं जा रहा है, वो दूसरे ऑर्गन में घुस जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक सिस्टम पाया जाता है कि यहाँ पर जो आरबीसी की कोशिका भित्ति है, जैसे आरबीसी की जो अवशेष हैं, यानी यहाँ पर आरबीसी की जो अस्थियाँ हैं वो जा रही हैं। अब अस्थियाँ जाती हैं सीधे कहाँ पर, यकृत में। ये जो यकृत होता है ये हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। यानी ये अंग तो एक है लेकिन कार्य बहुत सारे करता है। आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिए होंगे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या कार्य करता है। अब ये जो ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, इनकी कोशिका भित्ति अवशेष हैं, ये चले जाते हैं यकृत में और यकृत में यहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती हैं, फेगोसाइटोसिस कोशिकाएं पाई जाती हैं। फेगोसाइटोसिस कोशिकाएं किसे कहते हैं, जो कोशिकाओं का भक्षण करती है। फेगो मतलब भक्षण करना और साइटोसिस मतलब सेल्स का। तो ये क्या करती हैं, सेल्स का भक्षण करती हैं। अब यहाँ पर ये जो आरबीसी के अवशेष आ रहे हैं ये इन्हें खा जाती है यानी नष्ट कर देती है। तो इसमें कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का शमशान घाट किसे कहते हैं या फिर आरबीसी का दहन कहाँ पर होता है, आरबीसी नष्ट कहाँ पर होती हैं। तो इसमें जो प्लीहा है वो भी सही है और यकृत है वो भी सही है, क्योंकि प्लीहा में आरबीसी की कोशिका भित्ति फट जाती है लेकिन उसका जो पूर्ण पाचन है वो कौन करता है, यकृत करता है। यकृत की कुफुर कोशिकाएं करती हैं। अगर ऑप्शन में प्लीहा, यकृत या फिर और कोई भी दे रखा हो तो उसमें आपको करना है प्लीहा, और यदि प्लीहा, यकृत और ए और बी दोनों दे रखे हों तो आपको करना है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी की कोशिका भित्ति पे चली जाती है यकृत में और यकृत में कुफुर कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें वहाँ पर उसका पाचन हो जाता है और उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन यहाँ पर यकृत में जाता है। यकृत उसे बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन में बदल देता है और वो जो है वो बाइल जूस यानी पित्त रस का निर्माण कर लेते हैं। या फिर कुछ हीमोग्लोबिन को यकृत है वो लोहे के रूप में स्टोर कर लेता है। आपको ये आरबीसी का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। हमने अभी पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जो इसी वीडियो में पढ़ा था, रुधिर कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। जिसमें से जो आरबीसी होती है वो तो 99% होती है और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलाकर 1% होती है, यानी ये अकेली भी 1% नहीं है। तो ये जो आरबीसी होती है ये वैसे तो 1% नहीं है लेकिन इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। वैसे तो हमको ये डब्ल्यूबीसी दिखाई नहीं देती है क्योंकि इसके अंदर कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, यानी ये जो आरबीसी होती है ये वर्णक विहीन होती है यानी रंगहीन होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो हम क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं उन्हें अभिरंजक से अभिरंजित करते हैं, यानी कोई डाई करते हैं उनके ऊपर जिससे हमें वो दिख जाए। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो हम डाई से इसे अगर डाई करें तो एक तो हमें दिख जाए यानी डाई हो जाए, यानी अभिरंजक से जब हम अभिरंजित करते हैं, एक तो एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी इस प्रकार की होती है कि वो अभिरंजित हो जाती है, एक इस प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी है वो अभिरंजित नहीं होती है। तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है।
ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। अब इन्हें ग्रेन्युलोसाइट या एग्रेन्युलोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो अभिरंजित करता है वो ग्रेन्यूल्स में करता है, यानी डब्ल्यूबीसी में एक विशेष प्रकार के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं हम, ये कोई डब्ल्यूबीसी है। अब इसमें रंग नहीं है क्योंकि इसमें वर्णक विहीन है, तो इसमें हम रंग दिखाई नहीं देता है, तो इसमें हम डाई डालते हैं यानी अभिरंजक डालते हैं। तो अभिरंजक डालने पर इसमें यदि ग्रेन्यूल्स होंगे, जैसे इसके अंदर ये ग्रेन्यूल्स हैं, तो जब हम अभिरंजक डालते हैं तो ये ग्रेन्यूल्स अभिरंजित कर देते हैं इसको। और अगर इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं तो यदि इसमें हम अभिरंजक डालते हैं तो वो अभिरंजित नहीं होती है। यानी एक तो वो हो गई जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हो और एक वो हो गई जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हो। तो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, यानी कणिका में और अकणिका में, यानी कणिका पाई जाती है और कणिका नहीं पाई जाती है। इस वीडियो में हम केवल डब्ल्यूबीसी में जो ग्रेन्युलोसाइट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम एग्रेन्युलोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं ग्रेन्युलोसाइट, यानी जिनमें ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं पाई जाती हैं। ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी भी 3 प्रकार की होती हैं, यानी जब हम अभिरंजित करते हैं किसी भी डब्ल्यूबीसी को, यदि वो अभिरंजित हो जाती हैं तो उनमें से वो जो अभिरंजित हुई है वो 3 प्रकार की हो सकती हैं। वो निर्भर करता है कि हम किस अभिरंजक से कर रहे हैं और वो किस रंग की हो रही है। इसमें एक अभिरंजक आता है इयूसिन। इयूसिन एक अभिरंजक आता है। यदि हम डब्ल्यूबीसी में इयूसिन डाल दें तो यदि वो डब्ल्यूबीसी ऑरेंज कलर की हो जाती है तो उन्हें हम कहते हैं, अभी हम नाम जान लेते हैं पहले, इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल यानी हम यदि इयोसिन डालते हैं तो यदि वो इयोसिन से फिल हो जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं इयोसिनोफिल, और इसका रंग होता है ऑरेंज कलर का, यानी ये डब्ल्यूबीसी है। यदि हम इसमें इयूसिन डालते हैं और यदि ये कोशिका इयूसिनोफिल है तो इसमें जो इयूसिन है वो फिल हो जाता है और वो भी ऑरेंज कलर का, यानी इसमें जो कणिकाएं पाई जाती हैं यदि उनमें हम इयूसिन डालें तो वो जो कणिकाएं हैं वो ऑरेंज कलर की हो जाती हैं। तो इस प्रकार की डब्ल्यूबीसी को हम इयूसिनोफिल कहते हैं। इसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो वाइल्ड होता है, यानी कुछ इस प्रकार का घुमा हुआ होता है हेडफोन के जैसा। तो ये तो हो गई एक ग्रेन्युलोसाइट, यानी इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे ये ऑरेंज कलर के हैं, ये ग्रेन्यूल्स हैं। और अगर हम इसमें इयूसिन डालते हैं तो ये ग्रेन्यूल्स ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। तो इन डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं इयूसिनोफिल। हमें पता है कि डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करती है, एक सिपाही की तरह कार्य करती है, यानी जो भी बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस रहा है तो उससे लड़ती है। इसमें से ये जो इयोसिनोफिल होता है, यदि हमें कोई एलर्जी हो गई है तो ये इयोसिन है, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी ये एलर्जी के जो बैक्टीरिया हैं उनसे लड़ती है। इसीलिए इसे हम एंटीहिस्टोन कहते हैं, एंटीहिस्टामिन। तो इसमें आपको याद रखना है एंटीहिस्टामिन किसे कहते हैं। अब दूसरी जो ग्रेन्युलोसाइट है वो आती है बेसोफिल। तो इसे हम हटा लेते हैं। ये जो इयूसिन होता है, आपको याद रखना है कि ये जो इयूसिन होता है ये अम्लीय माध्यम में होता है, यानी यदि हम अम्लीय अभिरंजक से यानी इयूसिन से अभिरंजित करते हैं और वो डब्ल्यूबीसी अभिरंजित हो जाती है तो उसे हम कहते हैं एंटीहिस्टामिन या इयूसिनोफिल। अब बारी आती है क्षार की। यदि हम क्षार से अभिरंजित करते हैं, मिथाइलिन ब्लू, यानी वो एक प्रकार का क्या है, क्षार है। तो अगली आती है बेसोफिल, यानी हम किससे कर रहे हैं, बेस से कर रहे हैं, यानी क्षार से कर रहे हैं। वो क्षार का नाम कौन सा होता है, मिथाइलिन ब्लू। नाम याद रखना है, मिथाइलिन ब्लू। अब ये जो बेसोफिल हैं इनमें भी कणिकाएं पाई जाती हैं, और जब हम इसे मिथाइलिन ब्लू डालते हैं तो इसके अंदर जो कणिकाएं हैं यदि वो ब्लू कलर की हो जाती हैं तो इन्हें हम कहते हैं बेसोफिल। ये जो कणिकाएं यानी बेसोफिल हैं ये हिस्टामिन और हिपेरिन का स्त्रावण करती हैं। इसके अलावा तीसरी प्रकार की ग्रेन्युलोसाइट आती है हमारे पास न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल यानी हमने अभी तक दो पढ़ी। एक तो हम यदि अम्लीय इयूसिन से अभिरंजित करते हैं और वो ऑरेंज कलर की हो जाती है तो उसे हम कहते हैं
इयोसिनोफिल, इसे हम क्या कहते हैं, इयोसिनोफिल कहते हैं। और यदि हम क्षारीय माध्यम मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित करते हैं तो उसे हम कहते हैं बेसोफिल। ये क्या करती है, हिस्टामिन और हिपेरिन का स्त्रावण करती है। अब तीसरी आती है न्यूट्रोफिल। ये जो कोशिकाएं होती हैं, यदि हम इसे अम्लीय माध्यम से अभिरंजित करते हैं तो भी अभिरंजित हो जाती हैं, और यदि हम क्षारीय माध्यम से अभिरंजित करते हैं तो भी हो जाती है, यानी ये न्यूट्रल है। तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल कहते हैं। जैसे ये कोशिकाएं, इनमें दोनों प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। कणिकाएं दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक कणिका पाई जाती है, यदि उसे हम अम्लीय माध्यम करें तो वो भी आ जाए और उसे क्षारीय माध्यम करें तो वो भी आ जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। कुछ तो इयोसिनोफिल की तरह पाई जाती है और कुछ पाई जाती है बेसोफिल की तरह, यानी जो अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम दोनों के साथ एकदम कॉम्बाइंड है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रोफिल। इसमें जो केंद्रक होता है एक विशेष प्रकार का होता है। अभी हम बेसोफिल के बारे में नहीं जाने, तो इसमें जो बेसोफिल होता है इसमें भी केंद्रक पाया जाता है। वो घोड़े की नाल की भांति होता है कुछ इस तरह से, यानी इयोसिनोफिल में डबल बाइल्ड होता है, यानी 2 बाइल्ड होते हैं या फिर 2 लोक होते हैं। इन्हें हम बाइलोक्ड कहते हैं या फिर द्विपिंडीय कहते हैं, यानी 2 पिंड पाए जाते हैं। बेसोफिल में घोड़े की नाल की भांति केंद्रक पाया जाता है। और ये जो न्यूट्रोफिल होता है इसमें एक अलग ही प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। जब ये जो न्यूट्रोफिल है इनका निर्माण होता है तो इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, और जब ये थोड़ी बड़ी होती है तो ये 3 केंद्रक, इसी तरह बड़ी होती है 4, 5, 6 और 7 केंद्रक भी पाए जाते हैं। यानी ये जो न्यूट्रोफिल है इसमें 2 से 7 पिंडीय केंद्रक होता है। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 62 से 65%। और ये जो रेड और ऑरेंज कलर की होती है, यानी ऑरेंज कलर से अभिरंजित हो जाती है, ये होती है 2 से 3%। और सबसे कम होती है बेसोफिल, 0.5 से लेकर 1% तक। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल। कई बार पूछ लिया जाता है आरबीसी में, जो डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं होती हैं, डब्ल्यूबीसी में जो कणिकाएं होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, तो उसका आंसर आएगा न्यूट्रोफिल। और सबसे कम बेसोफिल। ये जो कणिकाएं हैं इनका कार्य भी अलग अलग होता है। इनका कार्य क्या होता है, ये जो न्यूट्रोफिल होता है ये सबसे पहले बैक्टीरिया पर अटैक करता है। यानी जब हम भोजन खाते हैं, यदि उसमें बैक्टीरिया जाता है या फिर स्किन के अंदर से बैक्टीरिया जाता है, जब कोई कट लग जाता है तो उसमें सबसे पहले न्यूट्रोफिल आता है। जैसे ये ब्लड वेसल्स हो गई, तो इसमें ये सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी में सारी पाई जाती हैं, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, जिसमें से न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है। तो यदि हमारे भोजन के साथ या फिर कट वगैरह के साथ यदि कोई बैक्टीरिया अंदर घुस जाता है तो सबसे पहले जो न्यूट्रोफिल होता है वो इसे ख़त्म करने के लिए आता है। ये न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती हैं, तो न्यूट्रोफिल इसे ख़त्म करने के लिए इसके चारों तरफ इस तरह से घेरा बना लेता है और इसे खा जाता है। यानी ये किस प्रकार की कोशिका है, फेगोसाइटोसिस, यानी कोशिका का भक्षण कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऐसे नहीं है कि न्यूट्रोफिल इसे खाते, बल्कि ये बैक्टीरिया हैं ये भी इसको मारती हैं। जैसे ये बैक्टीरिया तो अपना टॉक्सिन फेंकती रहती है, यानी जो जहरीले पदार्थ हैं वो फेंकती रहती है, और न्यूट्रोफिल इनसे लड़ता रहता है। और न्यूट्रोफिल टॉक्सिन की वजह से मर भी जाते हैं और फिर इनका भक्षण भी कर लेते हैं। यानी न्यूट्रोफिल, ये जो बैक्टीरिया अंदर घुसे हैं इनके साथ न्यूट्रोफिल भी मर जाते हैं। यानी हमें बैक्टीरिया से बचाने के लिए ये खुद नष्ट हो जाते हैं और बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देते हैं। तो ये तो हो गया न्यूट्रोफिल का कार्य, यानी न्यूट्रोफिल जो होता है वो बैक्टीरिया से सबसे पहले लड़ता है। तो ये तो हो गया न्यूट्रोफिल का कार्य। अब ये जो बेसोफिल होता है, ये हमने अभी बताया था, बेसोफिल क्या क्या कार्य करता है, हिपेरिन और जो हिस्टामिन है उसका स्त्रावण करता है। ये किसके अंदर पाया जाता है, रक्त के अंदर ही पाया जाता है। और जब ये ऊतक में चला जाता है, यानी ये इसके अंदर पाया जा रहा है रक्त में, अब ये यदि रक्त से बाहर ऊतक में चला जाता है तो इसे हम मस्क्यूलरिस कहते हैं। यानी कार्य वही करता है लेकिन इसका नाम चेंज हो जाता है। अंदर रहता है बेसोफिल, कार्य वही करता है, हिस्टामिन और हिपेरिन का स्त्रावण करता है, और जब ऊतक में चला जाता है तो भी वही कार्य करता है लेकिन उसका नाम परिवर्तित हो जाता है। अब बारी आती है इयोसिनोफिल। ये इयोसिनोफिल भी रक्त में पाया जाता है, रक्त के बारे में बात कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो इयोसिन होता है ये हमारे पेट या फिर छोटी आंत में जो कीड़े होते हैं उनसे लड़ते हैं। तो अब तो कीड़े की इतनी बीमारी नहीं है, लेकिन पहले हमारे राजस्थान में
कृमि की जो बीमारी थी गंदे पानी पीने से या फिर और तरीके से गंदा भोजन खाने से उस कृमि का संक्रमण हो जाता है। यानी कीड़ा होता है वो एक लंबा सा, वो यदि हमारे अंदर चला जाता है, उसका लार्वा चला जाता है, तो वहाँ पर हमारे स्टमक में या फिर हमारी छोटी आंत में वो जगह बना लेता है और वहीं प्रजनन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है। तो ये जो इयोनोफिल होता है ये कृमि से लड़ता है। जैसे ये छोटी आंत है, इसमें ये कृमि है। अब ये जो इयोनोफिल होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। जैसे यहाँ पर ये रक्त में पाया जाता है। अब रक्त सभी जगह संचरित होता है, तो सीधी सी बात है छोटी आंत में भी जाएगा। तो जब छोटी आंत में जब ये सब म्यूकोजा लेयर से जाएगा और यदि यहाँ पर कृमि होंगे तो ये इयोनोफिल अपनी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेंगे। यानी कि इनकी संख्या जो है वो कितनी पाई जाती है? 2 से 3% पाई जाती है। और यदि कृमि होता है, यदि पेट या फिर छोटी आंत में कृमि होता है, तो ये जो इयोसिनोफिल है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि कर लेते हैं और इनके चारों ओर इसकी कोशिका भित्ति जो होती है उसको नष्ट करने लग जाते हैं। तो यदि कोई डॉक्टर टेस्ट करता है कि ये जो लड़का है या लड़की है ये भोजन क्यों नहीं खा रहा है, तो इसके लिए वो क्या करता है, वो इयोसिनोफिल की मात्रा को चेक करता है। यानी इयोसिनोफिल यदि 2 से 3% है तो सही है, लेकिन यदि 2 से 3% से ज़्यादा है इयोसिनोफिल तो हो सकता है कि उसके पेट में कीड़े हों, तभी वो इयोसिनोफिल बढ़ जाता है। यानी वो इयोसिनोफिल की मात्रा को देखकर वो ये बता सकता है कि आपके पेट में कीड़े हैं या फिर नहीं। तो ये हो गई हमारी ग्रेन्युलोसाइट की जो 3 प्रकार की कोशिकाएं थी, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अगली वीडियो में हम ग्रेन्युलोसाइट और रक्त के कार्य के बारे में बात करेंगे।